हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा पाठशाला। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग चैनल से जुड़ चुके हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं डेली करंट अफेयर शो, जो हर दिन सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। लेकिन आज कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, या फिर हम बात करें एनटीपीसी, आरआरबी की, या हम बात करते हैं आने वाले सीईटी की। तो जो सीईटी है उसमें जो एग्जाम होगा वहाँ पर करंट अफेयर्स के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमें कैसे कवर करना है और उनके आंसर्स, मतलब अगर अपन हेडलाइन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ताकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, परीक्षा पाठशाला का सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट से, जैसे कि अपन बात करते हैं यूट्यूब की, यूट्यूब चैनल जिससे आप लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके बाद चैनल का फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पर परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा पाठशाला का अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो आप लोगों को ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आकर के कनेक्ट हो सकते हैं परीक्षा पाठशाला के साथ में। हर दिन की तरह आज भी लेकर के आया हूँ एक कोटेशन, मोटिवेशनल कोट, द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। मतलब जो फेलियर है और जो सक्सेस है उसके लिए जो रास्ते हैं वो हमेशा एक ही होते हैं, मतलब सभी लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग अनसक्सेस हो जाते हैं, ऐसा बताया गया इसमें। मतलब एक ही रास्ते पर हम चल रहे हैं, सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है और जो वे है, जो रास्ता है वो भी एक ही है, लेकिन उस जगह पहुंचते पहुंचते कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग हो जाते हैं अनसक्सेस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, ऐसा क्यों और कैसे होता है। जो लोग सक्सेस होते हैं उनकी जो प्लानिंग होती है, उनकी स्ट्रैटेजी होती है, उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज फेलियर। तो जो फेल हो गया है उसके प्रयासों में कमी होती है, उसकी स्ट्रैटेजी में वीकनेस होती है और उसके एफर्ट्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने एक सक्सेसफुल पर्सन के होते हैं। तो हम सभी लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और हम सभी को क्या होना है, सक्सेस होना है। तो किसी को भी फेलियर का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमारे एफर्ट्स, हमारे हार्डवर्क को हमें कंटिन्यूटी में चलाते चलना है। चलिए, आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द सेशन पर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि क्वेश्चन ऑफ द सेशन होता है। हर दिन आप लोगों को एक सेशन में जो क्वेश्चन होता है वो डेली बेसिस पर मिलता है, आप उसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो कल भी आप लोगों ने इसके आंसर किए, वेरी गुड, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी के एफर्ट्स को कि आप सेशन देखने के बाद और इसके आंसर्स को वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ऑफ द सेशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया एंड विच कंट्री वुड फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीट, भारत और किस देश के बीच में पहली संयुक्त आयोग मीटिंग का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर क्या है, जैसे कि आप लोगों ने बताया, इसका आंसर है अंगोला। क्या है इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज अंगोला। अंगोला ने क्या किया है, भारत और अंगोला के बीच में पहली संयुक्त आयोग मीटिंग का आयोजन किया है। अब सबसे पहले मैं आपको अंगोला की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, आई मीन ज्योग्राफिकल, इसकी अपन बात करें भौगोलिक स्थिति की, एक्चुअल में ये है कहाँ पर और ये देश कहाँ पर स्थित है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला जो एरिया आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, इट इज द पोजीशन ऑफ अंगोला। ज्योग्राफिकल पोजीशन है अंगोला की। तो अंगोला कहाँ पर है, अफ्रीका में आता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहाँ पाया जा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कैपिटल की बात करें तो लुआंडा इसकी कैपिटल है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंगोला? अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। क्या है? लुआंडा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी करेंसी है क्वांजा। क्वांजा क्या है, इसकी करेंसी है। तो क्वांजा या क्वांजा इसकी मुद्रा है और लुआंडा इसकी कैपिटल मतलब राजधानी है। चलिए, तो भारत और इसके बीच में जो मीटिंग का आयोजन हुआ, ये पहली कमीशन मीटिंग थी और इसमें संयुक्त आयुक्त मीटिंग इसको अपन बोल सकते हैं। और इसमें दोनों देशों के बीच में ये डिसाइड किया गया कि हम ट्रेड मतलब हम किस पर, वाणिज्य, और साथ ही साथ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, एग्रीकल्चर मतलब हमारी कृषि, और डिफेंस मतलब रक्षा, इन अलग अलग क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में, तो ध्यान से सुनिएगा क्षेत्रों का नाम, ट्रेड, वाणिज्य, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, कृषि और रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ हम फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, मतलब अपन जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उसको प्रोसेस करते हैं किसी दूसरे बाय प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल गेहूं से बना देते हैं मैदा, गेहूं से बना देते हैं आटा।
चने से बना देते हैं चने की दाल, दाल से बना देते हैं बेसन, बेसन से बन जाता है नमकीन, तो ये कहलाती है फूड प्रोसेसिंग। केचप बनाना फूड प्रोसेसिंग है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, डिफेंस मतलब रक्षा, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयां, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटलीकरण, टेलीकॉम का मतलब होता है संचार, मतलब यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, डिजिटलीकरण और संचार के क्षेत्र में अंगोला और भारत के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात इस मीटिंग में कही गई। जबकि अंगोला जो है, अंगोला इंडिया अफ्रीका फोरम, एक IAF होता है, इसकी समिट्स होती हैं हर वर्ष में 3 वर्ष में एक बार। तो ये IAF जो है, अंगोला इसका मेंबर नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इसको इंडिया अफ्रीका फोरम के नाम से जाना जाता है। अंगोला इसका मेंबर नहीं है, उसके बाद भी हमने ये मीटिंग की। अब इंडिया और अंगोला के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कब से स्टार्ट हुई इसकी बात करें तो अंगोला जो है उसने क्या किया, अंगोला नाम का देश 1975 में जब आज़ाद हुआ उसके बाद से भारत और अंगोला के जो संबंध है वो स्थापित हुए और हम लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट करना शुरू किया। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 223 मिलियन USD के गुड्स एंड सर्विसेज को अंगोला को। अंगोला को हम 223 USD के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और 2005 की बात सुने, अगर आप बैंक के एस्पायरेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। 2005 में भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा है, वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक ब्रांच, कौन सी ब्रांच, उसको अपन बोलते हैं ओवरसीज ब्रांच। कौन सी ब्रांच, ओवरसीज ब्रांच कहां पर खोली है, ओवरसीज ब्रांच को उन्होंने खोला है अंगोला की राजधानी लोआंडा में वर्ष 2005 में, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अंगोला हमारे लिए, तो सुनिए, अंगोला हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल रिसोर्स, हमारे लिए तेल का ये स्रोत है। अंगोला इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इन द सब सहारन डेजर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं किसकी, क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल की, कच्चे तेल की अगर अपन बात करें कहां पर, कौन से एरिया में, हम बात करते हैं अफ्रीका में। अब तेल सप्लायर्स की बात की जाए अफ्रीका में तो सबसे पहले नंबर पर हमें जो तेल सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, अफ्रीका के थ्रू वो कर रहा है नाइजीरिया। और दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका अंगोला। मतलब ये जो दो देश हैं, पहले नंबर पर ऑयल सप्लायर है हमारे लिए अफ्रीका से नाइजीरिया और दूसरे नंबर पर अंगोला। साथ ही साथ हम अगर बात करें गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो वो इंपोर्ट करता है, आयात करता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गैस, नेचुरल गैसेस के लिए हमारे देश में एक अथॉरिटी बनाई गई है जो कि रेगुलेट करती है गैस से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उनको। ये महारत्न कंपनी है गेल। ये LNG हमारे क्या करती है, अंगोला से आयात कर रही है। एक होता है LPG, LPG को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं घरों में, होटलों में, खाना बनाने के लिए, मतलब फॉर कुकिंग यूज ओनली। और अगर अपन बात करें LNG की, LNG इज यूज फॉर ईंधन, मतलब फ्यूल की तरह इसको हम यूज करते हैं हमारे वाहनों में या हमारे व्हीकल्स में। तो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें हम जो पेट्रोल, जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो कहलाता है LNG। और इस LNG का हम क्या कर रहे हैं, अंगोला से इंपोर्ट मतलब आयात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, इंडिया प्रीडोमिनेंटली एम्स ऑन ऑयल रिसोर्सेज ऑफ अंगोला is naturally is facing trade deficit with the country. The major barriers in the trade, major barriers का मतलब होता है रुकावटें, जो बड़ी रुकावटें हैं, जो समस्याएं हैं वो क्या है दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर के। सबसे पहला इशू तो है परमिट का, कौन से परमिट, वर्क परमिट का। दोनों देशों के वर्क परमिट की जो प्रोसीजर है वो बहुत टफ है। उसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, बिजनेस वीजा की, इसका भी जो प्रोसीजर है वो टफ है। और दूसरा है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है, लैंग्वेज का इशू वहां पर होगा ही होगा और होता ही है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपन आते हैं 11 सितंबर। 11 सितंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 11 सितंबर को हम पैट्रियट डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। 11 सितंबर 2001 को एक अटैक हुआ था, कहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, जो कि कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली US में हुआ करता था, जिसकी बिल्डिंग को एयरप्लेन, मतलब एक हवाई जहाज के हमले से गिरा दिया गया था, जिसमें लादेन, ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था, ये इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया था। और इसके बाद से यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा उन लोगों की याद में जो लोग उस घटना में मारे गए थे। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंडिया, फ्रांस एंड विच कंट्री ट्रायलेटरल डायलॉग हेल्ड बाय वर्चुअली।
भारत, फ्रांस और किस देश के बीच पहली त्रिपक्षीय संवाद का आयोजन वर्चुअली हुआ है? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भारत, फ्रांस और कौन से देश के बीच में त्रिपक्षीय पहली बार संवाद का आयोजन हुआ है? पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है। इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर हम बात करें फ्रांस की। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। मतलब यहाँ पर इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय मतलब ट्रायलैटरल डायलॉग का हिंदी में हम बोलते हैं संवाद का आयोजन किया जा रहा है। संवाद का मतलब होता है हम आपस में हमारे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे के सहयोग की यहाँ पर अपेक्षा करते हैं और एक दूसरे को सहयोग उपलब्ध करवाने की हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले मैं इन 4 ऑप्शंस की बात कर लूँ। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम और शकेल इसकी करेंसी है, न्यू शकेल इसकी करेंसी है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की कैपिटल जो करेंसी जो है वो क्या है? यूरो। यूरो इसकी करेंसी है, मुद्रा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है तो इसके बारे में अपन आगे देखेंगे, तो फिर भी आप सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबेरा। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी क्या है? मुद्रा है दोस्तों। ठीक, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की बात हमने कल भी की थी, आज भी कर लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। ये हो गए हमारे 4 ऑप्शंस की बात। अब आ जाते हैं इसके करेक्ट आंसर पर। इसका सही आंसर जो है इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये त्रिपक्षीय डायलॉग का आयोजन किया गया। अब ये जो आयोजन है इसमें क्या क्या चीजें की गई? ये 3 कंट्रीज हो गई, IFA इंडियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। और ये किस चीज पर हुई? वर्चुअली हुई है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं ये किस चीज को लेकर के बात करें। इंडिया पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? इसे अपन बोलते हैं भारत प्रशांत क्षेत्र जो होता है उसकी बात करेंगे। तो इसके बारे में आपको मैप में पूरा इसको समझाऊंगा कि ये है क्या इंडो पैसिफिक रीजन। तब तक आप पहले ध्यान से सुन लीजिए कि किन चीजों को लेकर के चर्चा हुई है। इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस एंड कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में जो कॉपरेशन है किस चीज को लेकर के? जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कॉपरेशन की इन्होंने बात की। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सहयोग की, जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कैसे हम हमारे भौगोलिक जहां पर उस पर अपनी चर्चा करेंगे। तब पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया वर एज फॉलो। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे भारत की तरफ से, फ्रांस की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया से, मतलब भारत की तरफ से, फ्रांस की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किन किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, कौन कौन इसमें हिस्सा लेने वाले लोग थे, जरा उनके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले बात करें इंडिया की। इंडिया की तरफ से हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि भारत के विदेश सचिव हैं, इन्होंने हिस्सा लिया। ठीक, आपको याद होगा विदेश सचिव या विदेश मंत्री कल मॉस्को में थे और आज भी मॉस्को में हैं। और उन्होंने जो मीटिंग की, किसके साथ मीटिंग की थी? चाइना के, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी और उसमें अलग अलग मुद्दों पर बात हुई थी। ठीक है, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? एस जयशंकर। वो अभी मॉस्को में है। एससीओ का मतलब क्या है? यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। फ्रैंकोइस डायलेक्ट्री जो है वो सेक्रेटरी जनरल है फ्रेंच मिनिस्ट्री फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, और अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, तो फ्रैंकिस एडम्सन जो सेक्रेटरी हैं ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, वो मतलब भारत की तरफ से हर्षवर्धन, अफ्रीका की फॉरेन अफेयर्स की बात कर लें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रांस की तरफ से फ्रैंकोइस डायलेक्ट्रे, और यहाँ पर बात करें अपन ऑस्ट्रेलिया की तो फ्रैंकिस एडम्सन जो है वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे। आगे देखा जाए तो इन लोगों ने की डिस्कशन, किन बातों पर, किन चीजों पर सबसे ज्यादा डिस्कशन किया गया? तो द की डिस्कशन हेल्ड वर ऑन बिलो टॉपिक। कौन कौन से? तो जो नीचे दिए गए टॉपिक से इन पर चर्चा हुई। जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया, द 3 कंट्रीज ऑन ट्रायलैटरल एंड रीजनल लेवल ऑन मराइन ग्लोबल कॉमन एंड पोटेंशियल एरिया। मराइन का मतलब होता है समुद्री क्षेत्रों पर हम किस तरीके से हमारे पोटेंशियल मतलब हमारी जो शक्ति है उसको कैसे अलग अलग तरीके से यूज करें। उसके अलावा हम बात करते हैं
मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, IORA है, इंडियन ओशियन कमीशन है, इनके थ्रू इन 3 कंट्रीज जो कि कौन कौन सी, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है, ये कैसे मिलकर के इसको ज्यादा प्रमोट करें। वेरियस रिफॉर्म्स इन रीजनल इंस्टीट्यूशन, क्षेत्रीय संस्थाओं में किस तरीके का हम बदलाव करें, परिवर्तन करें, उस पर लेकर के चर्चा हुई। द टर्म इंडो पैसिफिक रिप्रेजेंट, अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होता है। द टर्म इंडो पैसिफिक रिप्रेजेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी comprising the vast area around Indian and Pacific Ocean, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ पर, आपको ये वर्ल्ड के मैप पे जब अपन आएंगे तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, लाओस, हांगकांग, ताइपे, बे ऑफ ये तो बे ऑफ बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार ये अपने इंडिया का हिस्सा हो गया। उसके बाद बात करें श्रीलंका, मालदीव, आगे अगर अपन चले तो थाईलैंड, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई। उसके बाद बात करें बोर्नई, सुमात्रा, ये आइलैंड हो गया, सुमात्रा जावा आइलैंड है, बोर्नियो हो गया, फिलीपींस। इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजी, कोरिया तक की, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। ये क्या है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से कोऑपरेशन, किस तरीके से सहयोग को बढ़ा करके हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं इन कंट्रीज के आपसी सहयोग के द्वारा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन ये होता है। अब याद रखिएगा, जब भी कभी इंडो पैसिफिक की बात होगी तो वो एरिया जो हमारे इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, तो ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये हिंद महासागर है। ये क्या है बच्चों, ये है हिंद महासागर। और ये वाला जो एरिया ये कौन सा, ये हमारा प्रशांत महासागर। ठीक, इनके आसपास वाला जो ये पूरा एरिया ये कहलाता है आपका इंडो पैसिफिक रीजन। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ड्रामा, किसे राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, हाल ही में नियुक्ति की गई है। ऑप्शंस आर अनुपम खेर, परेश रावल, जावेद अख्तर या फिर किरण खेर। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है, किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसका, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। इसे अपन नेशनल ड्रामा स्कूल NDS बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको अपन यहाँ पर बोले NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका जो चेयरमैन नियुक्त किया गया वो किसे किया गया, वो किया गया परेश रावल को। परेश रावल इज द करेक्ट आंसर। अगर अपन बात करें इनकी नियुक्ति किसने की, तो ध्यान से सुनिएगा, हर जगह अलग अलग व्यक्ति इसकी नियुक्तियां करते हैं। तो इस स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी नियुक्ति की है भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। थर्सडे मतलब कल की बात हो रही है, 10 सितंबर को इनकी नियुक्ति की गई है। 10 सितंबर को इनको नियुक्त किया गया है एक्टर परेश रावल को। वेटरन का मतलब होता है, कहीं पर भी आप देखेंगे वेटरन मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुभवी। जब भी कभी आप कहीं पर टर्म सुनते हैं वेटरन एक्टर, वेटरन प्लेयर, वेटरन ये, वेटरन वो, तो वेटरन का मतलब होता है बहुत अनुभवी। तो अनुभवी एक्टर मतलब होता है यहाँ पर कलाकार। परेश रावल को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिली, तो ये टोटल जो जितनी भी जानकारी हमें दी गई है ये ट्वीट्स के थ्रू मिली है हमें। मतलब इसको कहीं पर अलग से अपॉइंटमेंट करके ऑफिशियल अनाउंसमेंट ट्वीट के थ्रू ही इसका किया गया है। अब परेश रावल जो है वो किसकी जगह लेंगे, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन देव जो चरण है ये एक प्रोमिनेंट, बहुत पुराने जाने माने एक आर्टिस्ट है। कौन से, थिएटर का मतलब होता है रंगमंच। तो रंगमंच की बात करें तो थिएटर आर्टिस्ट है अर्जुन देव चरण, उनकी जगह कौन ले रहा है, परेश रावल। इनकी नियुक्ति किसने कर दी है, रामनाथ कोविंद जी ने। 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट याद रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड, परेश रावल इज द अपॉइंटेड। टू हुम ही रिप्लेस्ड, किसकी, इन्होंने किसकी जगह ली है, अर्जुन देव चरण की। तीसरी बात अगर यहाँ पूछे कि इनको नियुक्त जिसने करा तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको नियुक्त कर दिया है। अब ट्वीट्स की बात कर लें तो एक ट्वीट आए हैं, श्री प्रहलाद सिंह पटेल का ट्वीट है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल हमारे कौन से मंत्री पता आपको, टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर है, मतलब हमारे सांस्कृतिक और कौन से पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। उन्होंने ये ट्वीट किया और बता दिया, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू द रिनोन्ड Indian film actor and national award winner for his appointment as the chairman of NSD India. Under his able leadership, NSD will certainly reach to the new heights. ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ये मिनिस्ट्री ऑफ
ये सॉरी मिनिस्टर ऑफ कल्चर का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये हमारे मंत्रालय की तरफ से और ये मंत्री की तरफ से ट्वीट हो गया। परेश रावल जी की फोटो है, यहाँ पर उनको कांग्रेचुलेशन कर दिया गया है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। अब एनएसडी की बात करेंगे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत जाना माना स्कूल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में की गई थी, और इसका जो स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। और इस स्कूल से निकले हुए कलाकार बहुत ही मंजे हुए कलाकार होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, स्वर्गीय इरफान खान जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया था। उसके अलावा हम बात करें परेश रावल स्वयं, अनुपम खेर, और ऐसे बहुत जाने माने कलाकार हैं भारतीय सिनेमा के, जो लोग इस स्कूल से निकल करके अलग अलग क्षेत्र सिनेमा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना बहुत नाम बनाया है। तो ये होगी बात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया हैज मेड वीजा रूल्स स्ट्रिक्टर फॉर विच कंट्री सिटीजन। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा नियमों को बहुत सख्त कर दिया। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, और स्ट्रिक्टर मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा सख्त। तो बहुत ज्यादा सख्त कर दिया किस देश के लिए? म्यांमार के लिए किया क्या, जर्मनी के लिए किया क्या, चीन के लिए किया क्या, या फिर फ्रांस के लिए किया? कौन से देश के लिए भारत ने जो वीजा रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। आप सभी को पता होगा गलवान वैली, लद्दाख, ये नाम आप लोग सुन रहे होंगे। यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ भारत मतलब इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहाँ पर? LAC पर। LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसको लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कल मीटिंग में भी चर्चा हुई, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति बरकरार बनी हुई है। उसी तरीके की विवादास्पद स्थिति में हम लोग हैं, जहां पर चीन और जहां पर भारत की सेना एक दूसरे से लड़ रही है। चलिए तो आगे बात करते हैं, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं आपको इन 4 ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। म्यांमार की जो कैपिटल है जो है नयपीतो। म्यांमार को पहले हम किस नाम से जानते थे पता है आपको? बर्मा के नाम से जानते थे, बर्मा, ठीक है। नयपीतो इसकी क्या है? नयपीतो इसकी कैपिटल है। आगे बात करें अपन करेंसी की, तो यहाँ पर बर्मीज क्यात नाम की करेंसी है। किस नाम की? क्यात। जर्मनी को अभी अपन ने देख चुके हैं, फ्रांस को हमने अभी देख ही लिया। चाइना की बात करें तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और युआन और रिनमिंबी, इसकी करेंसी है। तो 2 करेंसी चाइना की हो गई, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर वीजा पॉलिसी में क्या अपन ने सख्ती कर दी है। इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर वीजा नॉर्म्स फॉर द चाइनीज नेशनल। दीज नॉर्म्स विल ब्रिंग चाइनीज ऑन द पार एंड द प्रायर रेफरल कैटेगरीज कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो जैसे हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए हमारी जो पॉलिसी है, जो नियम है वीजा को लेकर के, ठीक वैसे ही नियम हमने किसके लिए बना दिए? चाइना के लिए बना दिए। अब वीजा का मतलब क्या होता है पहले तो ये सुनो। पासपोर्ट समझते हैं, जब हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है उसके पहले हमें पासपोर्ट बनवाना होता है, ताकि हमारी नागरिकता की दूसरे देश में अप्रूवल हो, उन्हें पता हो कि ये भारत का नागरिक है और ये भारत का अच्छा नागरिक है, इससे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका वहां पर नहीं है। पासपोर्ट बन गया। अब वीजा का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे देश में जा रहे होते हैं और जाना होता है, तो उस देश में हमें जाने के लिए क्या करना पड़ता है? वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ जाने से पहले वहाँ वीजा अप्लाई करते हैं और वो देश हमें अनुमति देता है। अब वीजा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है बिजनेस वीजा, ठीक, एक होता है टूरिस्ट वीजा, ठीक, तीसरा होता है हमारा यहाँ पर वर्क वीजा, जिसमें बिजनेस और ये सब ऐड हो जाते हैं। उसके अलावा एक होता है स्टूडेंट वीजा, ठीक। अगले होता है डिप्लोमेट्स वीजा। देखो ये वाला जो वीजा होता है ये व्यापार, बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन और व्यापारियों को दिया जाता है। टूरिस्ट वीजा होता है पर्यटन के लिए, इसकी लिमिट होती है कुछ दिनों की। वर्क वीजा, इसे वर्क परमिट भी अपन बोल सकते हैं। स्टूडेंट वीजा होता है सिर्फ कोर्स करने तक के लिए एप्लीकेबल, जो भी कोर्स के लिए अपन वहां जा रहे हैं। और डिप्लोमेट्स वीजा ये अधिकारियों को दिया जाता है जब वो किसी काम के लिए उस देश में जा रहे होते हैं। तो अगर यहाँ बात करें अपन नागरिकों की, तो यदि कोई नागरिक कहाँ का, चाइना का यहाँ आना चाहता है, चीन का, तो उसे वैसा ही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा जैसा
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, नोट का मतलब होता है परमिट किया है ना, परमिट किया है किस न्यूज शो को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस समाचार शो को अनुमति दी है। अब किस चैनल के समाचार शो को दे दी है, तो देखो एबीपी न्यूज के, एनडीटीवी के, सुदर्शन न्यूज के या फिर रिपब्लिक भारत के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एबीपी, एनडीटीवी, सुदर्शन न्यूज या रिपब्लिक भारत। अभी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है रिपब्लिक भारत, ठीक है। सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है, कंगना रनौत का जो इशू है, या हम बात करें रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड अपडेट्स हैं, उसको लेकर के सबसे ज्यादा कौन है, वो चला रहा है रिपब्लिक भारत। एनडीटीवी की बात करें, रवीश कुमार जी इसके जाने माने यहाँ पर चैनल पर एंकर है। सुदर्शन न्यूज की बात करें तो एक अलग न्यूज चैनल है। एबीपी न्यूज की बात करें, एबीपी न्यूज आप लोगों ने सुन रखे हैं, चारों न्यूज चैनल है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सुदर्शन न्यूज। अब सुदर्शन न्यूज की बात करें तो ऐसा क्या कर दिया सुदर्शन न्यूज ने कि अब इसे परमिशन दी जा रही है। एक्चुअली क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या किया, सुदर्शन न्यूज चैनल का एक शो है, कौन सा शो है, अ बिग एक्सपोज ऑन इनफिल्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सिविल सर्विसेज। एक शो ये लाने वाले थे जिसका एक्चुअल में टेलीकास्ट होना था कितनी तारीख को, 29 अगस्त को, पर बोला गया कि ये मुस्लिम्स एक कम्युनिटी के खिलाफ, ऐसा है बोला गया कि कम्युनिटी के खिलाफ है ये सेशन। तो इस तरीके का शो जो होता है ये हेट्रेड मतलब नफरत फैलाने वाला शो हो सकता है, इसीलिए इसको लेकर के एक पीआईएल लगाई गई थी हाई कोर्ट में, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि आप इसका इश्यू देखिए और बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अगर ये सही नहीं है तो इसको रोक लगाइए, क्योंकि अगर अपन बात करें यहाँ पर हमारे चैनल्स की, चैनल पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारी चीजें कौन ध्यान रखता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, है ना। उसके अंदर आता है जिसको अपन सेंसरशिप बोलते हैं। तो सेंसरशिप की बात करें तो सेंसर बोर्ड कौन है, वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा हमारे मिनिस्ट्री के अंदर। मिनिस्ट्री कौन सी, सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो वो लोग ये देखेंगे कि अगर आप कोई चैनल पर कोई प्रोग्राम ला रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि समाज में नफरत फैलाने वाला है, अगर है तो उसको आप क्या करेंगे, रोक देंगे। तो इसी चीज को लेकर के हाई कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया किसको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय को। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरा देखा और देखा कि भाई उनको पूरा बताया कि आप इनको नोटिस दे दिया, सूचना प्रसारण मंत्रालय चैनल को नोटिस दिया कि आप ये बताओ जो आप प्रोग्राम लाने वाले हो वो कहीं नफरत फैलाने वाला तो नहीं। तो उन्होंने एंश्योर किया कि शो प्रपोज टू बी टेलीकास्ट डिड नॉट वायलेट एनी प्रोग्राम कोड, किसी भी तरीके का कार्यक्रम का कोई नियम हम नहीं तोड़ेंगे। और उनका जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, वो है बिंदास बोल। प्रोग्राम का नाम क्या है, बिंदास बोल, जो कि ओरिजिनली कब आना था, 28 को। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 को रेफ्यूज कर दिया कि भाई इसको क्या करना पड़ेगा, इस पे स्टे हटा दिया कि हम अपनी स्टे इस पे से हटा रहे हैं, बाकी कार्यक्रम का जो भी चीजें होगी वो कौन देखेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय। अगर हम बात करें यहाँ पर तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है 1955। 1955 में एक क्या बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था, और उसके हिसाब से इसमें देखा कि स्टूडेंट एंड एल्यूमनाई ऑफ जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी फाइल्ड पिटीशन ऑफ चैनल फॉर ट्रेलर वॉज टेलीकास्ट। जो भी ट्रेलर इसका आया था उसी के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनी का मतलब है पास आउट व्यक्ति ने इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी थी। बात करें सुदर्शन की तो ये है सुरेश चौहान। तो सुरेश चौहान जी जो हैं ये है सुदर्शन न्यूज के मालिक, ठीक। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। वर्ल्ड्स बेस्ट फाइटर प्लेन गेट्स वर्ल्ड्स बेस्ट पायलट, एमएस धोनी हेल्स इंडक्शन ऑन राफेल जेट इनटू इंडियन एयरफोर्स। विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्लेन को मिले विश्व के सर्वश्रेष्ठ पायलट, ऐसा कहा है राइफल जेट की भारतीय वायुसेना में शामिल करते समय लेफ्टिनेंट कर्नल एमएस धोनी ने ये बात कही है। देखिए बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने बोला कि विश्व के सबसे अच्छे जो प्लेन हैं उनको विश्व के सबसे अच्छे पायलट मिले, भारतीय पायलट, ठीक है। अब ये बात कब कही, कैसे कही और क्यों कही। ड्यूरिंग फॉर्मल सेरेमनी हेल्ड इन अंबाला में, अंबाला एयरफोर्स कैंट जो काफी टाइम से बंद पड़ा था उसको दोबारा शुरू किया गया है, और यहाँ पर हमारे जो राफेल जेट फाइटर्स हैं उनको वहां पर लाया गया और सेना में शामिल किया गया एक नॉर्मल पूजा कार्यक्रम के थ्रू। राजनाथ सिंह इसमें थे, फ्रेंच काउंटर पार्ट फ्लोरेंस पार्ली जो थे वो वहाँ अवेलेबल थे,
मतलब इस वहां पर उपस्थित थे, और जो पहले 5 राफेल फाइटर्स हैं उनको सेना में शामिल किया गया और वहां पर एक पूजा की गई। पूजा को क्या नाम दिया गया? सर्वधर्म पूजा। इसके थ्रू उन्होंने वहां पर इसको काम किया। वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। वाटर कैनन सैल्यूट किया गया किसको? इन सभी 5 एयरक्राफ्ट को, जिसमें शामिल थे भारत के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जिनके अंडर में ये पूरी डील की गई और वहां से ये इनको सारे जितने भी हमारे राफेल जेट फाइटर्स हैं उनको लाया गया। अभी भारत के पास में कुल कितने? 5 राफेल जेट आ चुके हैं। अब राफेल जेट की अगर अपन बात कर लें थोड़े से शॉर्ट में, अगर अपन इसको देख लें तो राफेल जेट की अगर बात की जाए तो कुल 36 हमें राफेल जेट लेने हैं। कितने लेने हैं? टोटल 36 राफेल जेट को लेकर के हमारी डील साइन हुई है। टोटल अमाउंट 59,000 करोड़ 59,000 करोड़ का है। 29 जुलाई को भारत में ये भेजे गए 5 एयरक्राफ्ट। कहाँ से? UAE के थ्रू भेजे गए हैं। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स में से एक है। आगे अगर अपन बात करें कि टोटल जो हमें 3 मिल रहे हैं, अब देखो 5 अभी आ गए हैं, एक 2019 में आया था, अब बचे कितने? अब बचे 30। तो जो 30 एयर जेट्स हैं, जो हमारे राफेल जेट फाइटर्स हैं, वो 2021 में हमें मिल जाएंगे। तो 2021 में ये आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं भारत और यहाँ पर अपन बात करेंगे इसकी फ्रांस की। तो भारत और फ्रांस के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है गरुड़ा। क्या नाम है? गरुड़ा। याद रखेंगे अपन, भारत और फ्रांस के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? गरुड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जी ने जो अपना ट्वीट किया, उन ट्वीट की आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रही होंगी, ये देख लीजिए आप दोनों। यहाँ पर पहले बोला विशिंग द ग्लोरियस, पहले क्या कर दिया? पहले उन्होंने विश किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? यहाँ पर दूसरे में उन्होंने बता दिया कि हम कैसे इसको क्या करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक चीज, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये गोल्डन एरो नाम के क्या होता है, जो हमारी एयरफोर्स होती है, जो हमारी वायुसेना है, ये क्या करती है? इसके स्क्वाड्रन का मतलब होता है ग्रुप्स, इन ग्रुप के नाम होते हैं। तो ये 17 स्क्वाड्रन का जो नाम है वो है गोल्डन एरोज। और ये जो गोल्डन एरोज है इसमें शामिल करवाए गए हैं कौन से? राफेल। और ये कहाँ पर रहेंगे? ये रहेंगे अंबाला में ये रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पैनलिस्ट एट WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनलिस्ट नियुक्त किया गया। पैनल में शामिल किया गया है किसे? तो किस व्यक्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल में शामिल किया गया? नैना लाल किदवई, चंदा कोचर, प्रीति सूडान या फिर प्रियंका दास को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रीति सूडान को। प्रीति सूडान को यहाँ पर किया गया। नैना लाल किदवई कौन है? नैना लाल किदवई HSBC बैंक है, इसकी कंट्री हेड है इंडिया की। चंदा कोचर की बात करें तो ICICI बैंक की ये MD और CEO रही है। प्रियंका दास किसी पद पर नहीं है। आगे बात करें प्रीति सूडान की, तो ये जो प्रीति सूडान है ये भारत की हेल्थ मतलब हमारी पूर्व स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं। इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स अपॉइंटमेंट क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया जो कि प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, रेस्पॉन्स मतलब उसका क्या रिजल्ट आता है उसको लेकर के एक पैनल बनाई गई। उस पैनल में भारत की ओर से प्रीति सूडान जो कि भारत की पूर्व स्वास्थ्य सचिव है, मतलब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव हुआ करती थी। ये 11 लोगों की पैनल है जो कि वर्ल्ड से पूरी दुनिया से इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, द डिसीजन बाय पैनल टू हेड्स फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क और फॉर्मर लाइबेरियन प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलीफ। अब आप लोग ये देखिए, एलन जॉनसन सरलीफ का नाम हमने देखा था, इनको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया गया था। याद होगा मैंने आपको बताया था 9 सितंबर की क्लास में ना लाइबेरिया की बात हुई थी। तो वहां की जो प्रेसिडेंट है, ये लोग पैनल में इन लोगों ने नाम सजेस्ट किया है किसका? हमारे प्रीति सूडान जी का। आगे बात करें, in the meeting chairs Helen Clark is believed to have the conveyed that Sudan's experience as the head of the government ministry led India's response
टू द पैंडेमिक मेक सच एज मोर सूटेड फॉर द जॉब। सूडान की जो हालत है वो बहुत बुरी होती जा रही है, उसके हिसाब से अगर अपन देखें, सूडान का एक्सपीरियंस की बात कर लें, इंडिया के रेस्पॉन्स की बात करें पैंडेमिक की, तो जो इंडिया में जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस वहाँ बहुत अच्छे से काम आ सकता है। कहाँ पर? हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन में। आगे अपन बात करें, 120 से ज़्यादा लोगों का रिव्यू लिया गया, उसके बाद इसमें लोगों को अपॉइंट किया गया है। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये अलग अलग लेवल पर उन्होंने अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए किया है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें, आउटब्रेक रिस्पांस, मैनेजिंग नेशनल हेल्थ सिस्टम, लीडरशिप इन यूथ एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एनालिटिकल कैपेबिलिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया? अपॉइंटमेंट किया है। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? 7 अप्रैल को हर वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्यालय की बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है। इसके महानिदेशक टेड्रस एडहानम, जो कि इथियोपिया की हैं। कहाँ की है ये? इथियोपिया की हैं। और इसमें अगर अपन बात करें तो सौम्या स्वामीनाथन, चीफ ऑफ साइंटिस्ट, तो जो वैज्ञानिकों की पैनल है उसकी अध्यक्ष कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, एक भारतीय हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं। किसके? एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसका? WHO का। उसके क्या है ये? उसके ये हैं चेयरमैन। इतना समझ आ गया होगा सभी को WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो पहले बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति की, महामहिम रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो भारत के क्या है? वो है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करें, श्री एम वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी, सबको पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद बात करें मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन है? ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। सुदर्शन न्यूज वाले जो न्यूज थी उसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करें, सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करें तो सूचना प्रसारण मंत्री भी कौन है? सूचना प्रसारण मंत्री भी हमारे कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इसको किसने लॉन्च किया है। तो मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली लॉन्च किया। डिजिटली का मतलब होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है मत्स्य संपदा योजना। इसी के साथ साथ उन्होंने ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। द स्कीम एम्स टू एनहांस फिश प्रोडक्शन टू 70 लाख टन्स बाय 2024-25। ये जो योजना है भारत में मछली उत्पादन 70 लाख टन टारगेट को लेकर के किया गया। 2024-25 तक हम क्या करेंगे? लगातार इसमें मेहनत करेंगे और कितनी मछलियों का उत्पादन कर लेंगे तो 70 लाख टन, मतलब 70 लाख टन मछलियों का उत्पादन भारत में किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? डबल द इनकम ऑफ फिश फार्मर। जो मछली उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी यहाँ पर क्या की जाएगी? इनकी इनकम को डबल किया जाएगा। मछली पालन को बोला जाता है फिशरीज। फिशरीज प्रोडक्शन को हम बोलते हैं, फिशरीज का जो प्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है पिसी कल्चर। क्या बोला जाता है? पिसी कल्चर। ठीक है, फिश प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? पिसी कल्चर। क्लियर है ये? तो इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर फिश प्रोडक्शन, इसको हम बोलेंगे पिसी कल्चर। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट।
प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इनॉग्रेट 1 यूनिट फिश फीड, एक यूनिट फिश फीड जिसमें मिल एट बाधेपुरा बिहार में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भैया, सुन लो, बिहार में उन्हें विधानसभा चुनाव, बड़े बड़े काम विधान वहां पर बिहार में किए जाएंगे। अभी बहुत सारे अनाउंसमेंट आएंगे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड 2 यूनिट्स ऑफ फिश ऑन व्हील्स, लोगों को घरों तक मिल जाएंगी मछलियां एट पटना अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन। तो मछली उत्पादन को लेकर के एक क्रांति लाई गई थी, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति संबंधित है फिश फार्मिंग से। और अगर अपन बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि पर, और व्हाइट रिवॉल्यूशन है दुग्ध क्रांति, जिसे अपन श्वेत क्रांति बोलते हैं, वो दुग्ध से रिलेटेड है। और अलग अलग बेनिफिशियरीज से 100% पर वो मिले। अब इस योजना की बात करें तो 20 से 25%, जो कि 10% अभी है, वो क्या कर देंगे, इसको पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है उसको 20 से 25% कम कर दिया जाएगा। द स्कीम फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन इंडिया। सतत विकास की बात करें तो वो क्या कर देंगे, फिशरीज इन इंडिया में इसको प्रमोट करने की बात हो गई, इस पर फोकस किया जाएगा। इसे 2020-21 से 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने की बात की गई, ताकि डबल की जा सके इनकम, आय किसकी, फिशरमैन मछुआरों की और फिश फार्मर्स की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना is a flagship scheme for focused and sustainable development fisheries sector country with an estimated investment 20,050 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए। ये दिखाई दे रहे हैं मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने इसको क्या किया है, योजना को लॉन्च कर दिया। ये PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक इमेज है जिसमें ये बताया गया है। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया साइन MOU ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑन डिफेंस सप्लाईज एंड सर्विसेज विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिन दोनों देशों में एक जैसी रक्षा आपूर्ति एवं सेवा हेतु है। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो सेवा हम आपको देंगे, जो प्रोडक्ट हम आपको देंगे, उसी तरीके की प्रोडक्ट आप हमें और उसी तरीके की सेवा आप हमें दे देंगे। रेसिप्रोकल मतलब दोनों देशों के बीच में एक जैसी सेवा और आपूर्ति की बात की जा रही है। क्या US के साथ किया है, जर्मनी के साथ किया है, जापान के साथ किया है या इजराइल के साथ? तो ये जो हस्ताक्षर है ये किया है हमने भारत में किसके साथ, जापान के साथ में। किसको लेकर के, डिफेंस को लेकर के। किस चीज के लिए, सप्लाईज और सर्विसेज, मतलब सप्लाईज किस चीज की, डिफेंस की। डिफेंस मतलब रक्षा, आपूर्ति और सेवा से संबंधित ये हमारा डील साइन हो रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीजें। इंडिया एंड जापान साइंड एन एग्रीमेंट कंसर्निंग रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत ने और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि दोनों देश एक जैसी सेवाओं को, एक जैसे प्रोडक्ट्स को देंगे। मतलब आर्म्ड सर्विसेज अगर हमें चाहिए, आर्म्ड फोर्सेज के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो जापान हमें दे देगा, हम जापान को दे देंगे। इसको बोलते हैं अपन रेसिप्रोकल। द सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ऑफ जापान, तो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज और सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हो गई जापान की। दिस एग्रीमेंट फॉर्म्स द इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड जापान। इससे क्या होगा, भारत और जापान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको लेकर के यहाँ पर दोनों के बीच में आसानी से, और क्लोजर मतलब बहुत एकदम क्लोजली वहाँ पर दोनों कोऑपरेट कर पाएंगे। आगे अगर अपन बात करें जिसमें ट्रेनिंग होगी बायलैटरल, दोनों मतलब द्विपक्षीय ट्रेनिंग हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल रिलीफ एंड अदर म्यूचुअली एग्रीड एक्टिविटीज। अब क्या होगा देखो, जैसे हम बात करें बायलैटरल ट्रेनिंग एक्टिविटीज की, द्विपक्षीय ट्रेनिंग मतलब होता है यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देना, एक्टिविटी मतलब क्रिया। जैसे कि हम बात कर लें कि जापान यदि ट्रेनिंग दे रहा तो इंडिया की आर्मी को भी दे देगा, इंडिया का ट्रेनिंग दे रहा तो जापान की आर्मी को भी दे देगा। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, शांति दूत ऑपरेशन चलते हैं। इसमें अलग अलग कंट्री की आर्मीज को अलग अलग देशों में भेजा जाता है। जैसे सूडान में चला था, फिर सीरिया में चला था। आपको याद होगा राजीव गांधी जी की हत्या जब भारत में हुई थी तो एक पीस कीपिंग ऑपरेशन हमने भारत में चलाया था। कहाँ पर, श्रीलंका में। तो लिट्टे के खिलाफ आपको याद होगा, कहीं पड़ा होगा। तो ऐसे पीस कीपिंग ऑपरेशंस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और साथ में जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल रिलीफ के लिए भी अगर हम काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मानो ह्यूमैनिटेरियन की अगर बात करें, इंटरनेशनल रिलीफ की, कि हम अगर मानवता को लेकर के कोई काम करें अलग अलग देशों में, तो दोनों देश मिलकर के वहां जाकर के एक साथ म्यूचुअली इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। द एग्रीमेंट विल ऑल्सो इम्प्रूव द इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड जापान। ठीक है, फर्दर इंक्रीज द बायलैटरल डिफेंस। बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय रक्षा की, जो हमारी बात कर रहे हैं उसमें
स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को भी बढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर के काम हो गया। ये हुई हमारी बात जापान की। यहाँ पर आप लोग फोटो देख लीजिए, शिंजो अबे हैं, माननीय प्रधानमंत्री इंडिया के हैं, ये आर्म्ड फोर्स है जापान की, और ऐसे ही इंडिया के आर्म्ड फोर्स के साथ में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। तो आज का सेशन यही हम एंड करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन ऑफ द सेशन देख लीजिए। हुबली रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा जाएगा? हुबली रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा जाएगा? नया नाम क्या होगा? हुबली रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड एज, किस नाम से जाना जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सेशन एंड करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा शो है ये डेली बेसिस पर चलता है। कल कल सैटरडे है, कल हमारा कोई भी सेशन नहीं होगा। संडे सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर शो की जगह कौन सा वीकली करंट अफेयर शो होगा, जिसमें हम पिछले हफ्ते की सभी न्यूज, सभी जितनी भी हमने समाचारों को पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सबसे पसंदीदा सेशन होता है। और ये हमारे चैनल पर पहली बार टेलीकास्ट किया जाएगा, पहली बार फीचर किया जाएगा, स्ट्रीमिंग इसकी पहली बार होगी। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दीजिएगा और जुड़ जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। आप सभी लोग जिस तरीके से चैनल से जुड़े हुए हैं और चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग वीडियोस को अपने स्टेटस पर, अपनी स्टोरीज पर लगा सकते हैं, जैसा कि काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो और धन्यवाद।